गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में भाषा, लिपि और व्याकरण। और यह वीडियो जो है आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से आपको 2 नंबर मिल जाता है बहुत ही आसानी से। चलिए हम पढ़ेंगे 2 नंबर के लिए। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। बोलकर या लिखकर जिस साधन के द्वारा हम अपने विचारों को भली भांति दूसरों पर प्रकट कर सकते हैं उसे भाषा कहते हैं। यानी कि जो भाषा है अपनी भाव विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने का माध्यम ही भाषा कहलाता है। या हम कह सकते हैं कि अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए मनुष्य को अपने मन के विचार या भाव को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने पड़ते हैं। तो अपने विचार को जिस साधन या माध्यम के द्वारा वह दूसरों तक पहुंचता है उसे भाषा कहते हैं। अब बात करते हैं भाषा के रूप की। भाषा के कितने रूप होते हैं? तो भाषा के 2 स्वरूप दृष्टिगत यानी कि दिखाई पड़ते हैं। पहला है मौखिक भाषा तथा दूसरा है सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा, लिखित भाषा और तीसरा एक आता है, कुछ किताबों में इसका जिक्र किया गया है, जो है सांकेतिक भाषा। कौन सी भाषा? सांकेतिक भाषा। और हम बात करते हैं कि मौखिक भाषा क्या होती है। जो मौखिक भाषा होती है कि जिस भाषा में मौखिक भाषा जिस भाषा में ध्वनियों के माध्यम से जिस भाषा में ध्वनियों के माध्यम से व्यक्ति अपने भाव या विचारों को अभिव्यक्त करता है। जिस भाषा में ध्वनियों के माध्यम से व्यक्ति अपने भाव या विचारों को अभिव्यक्त करता है वह मौखिक भाषा कहलाती है। और इसे कथित भाषा भी कहा जाता है। यानी कि मौखिक जो है कहानी कथा के द्वारा, जैसे आप लोग कथा सुनेंगे तो वहाँ पे मौखिक रूप से कथा कहा जाता है, तो इसे कथित भाषा भी कहते हैं। और इसका रूप परिवर्तनशील होता है। इसका रूप जो होता है परिवर्तनशील होता है। लिख लीजिएगा, इसका रूप जो है परिवर्तनशील होता है। और मौखिक भाषा में भावों के अभिव्यक्ति की कोई सीमा नहीं रहती है। अभिव्यक्ति की कोई सीमा नहीं रहती है। अब बात करते हैं लिखित भाषा की। लिखित भाषा क्या होती है कि जिस भाषा में अपने भावों विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए लिपि चिन्हों या अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, वह लिखित भाषा। जहाँ पे अक्षर दिखाई देंगे जिस भाषा में, वह जो है लिखित भाषा हो जाएगी। और जहाँ पे अपने भाव विचारों को व्यक्त करने के लिए ध्वनियों का प्रयोग किया जाए जिसमें कोई शब्द ना हो, तो वहाँ पे जो है कि मौखिक भाषा है। और जहाँ पे दोनों न मिले, जहाँ पे दोनों चीज़ें न मिले, केवल क्या मिले? संकेत मिले, तो उसे कहते हैं सांकेतिक भाषा। क्या? सांकेतिक भाषा। हम कह सकते हैं कि अपने भाव विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए हम अपने अंगों के द्वारा जो चीज़ें हम अभिव्यक्त करते हैं या बताते हैं, दर्शाते हैं, उससे ही हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। ठीक। अब बात करते हैं विश्व की प्रमुख भाषाएं। विश्व में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं? तो विश्व में अंग्रेजी, चीनी, जापानी, रूसी, जर्मन, फ्रांसीसी, तुर्की, पुर्तगाली, उर्दू, अरबी, फारसी, हिंदी आदि अनेक प्रमुख भाषाएं बोली जाती हैं। तो विश्व में के लगभग, आपको ध्यान रखने योग्य बात यह है कि विश्व के लोग लगभग 2/3 लोग, 2/3 यानी कि 2/3 लोग इन भाषाओं का प्रयोग विचारों के आदान प्रदान के लिए करते हैं। अपने विचारों को आदान प्रदान करने के लिए करते हैं। और हमारी जो हिंदी भाषा है इसमें जो है द्वितीय स्थान है। कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान है पूरे विश्व में जो हिंदी भाषा प्रयोग की जाती है या बोली जाती है। अब हम बात करते हैं, जो हमारा हेडिंग है क्या? भारतीय भाषाएं। भारतीय भाषाएं कौन कौन सी हैं?
तो चलिए हम भारतीय भाषाओं की बात कर लेते हैं। जो भारतीय भाषाएं हैं तो हमारे देश में यानी कि भारत में बोली जाने वाली मुख्य भाषाएं, या कह सकते हैं कि जो बहुत प्रमुख हैं जो बोली जाती है, जैसे हिंदी बोली जाती है, कश्मीरी, उर्दू, पंजाबी, बंगला है, मराठी, गुजराती, तमिल, कन्नड़, मलयालम, संस्कृत, नेपाली, सिंधी, इस तरह की जो है कि बहुत मुख्य भाषाएं बोली जाती हैं। और इन 22 भाषाओं को, जो भाषाएं बोली जाती हैं, 22 भाषाएं बोली जाती हैं और इन भाषाओं को संविधान में स्वीकृति प्रदान की गई। संविधान में भी स्वीकृति प्रदान की गई है। संविधान में 22 भाषाओं की स्वीकृति प्रदान की गई है और हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? हमारी राष्ट्रभाषा क्या है बताइएगा? हिंदी है। क्या है? हिंदी। ठीक, तो हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी हो गई। उसके बाद 14 सितंबर 1949 ईस्वी में 14 सितंबर 1949 ईस्वी में भारत की संविधान सभा ने हिंदी को उसे राज्य भाषा के रूप में स्वीकार किया। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 में भारत संघ की राजभाषा हिंदी और जो लिपि कौन सी हो गई? देवनागरी थी। कौन सी लिपि? देवनागरी लिपि। इसलिए क्योंकि सभी भाषाओं की जननी संस्कृत है और जो देव की नगरी यानी कि जो स्वर्ग लोक में जो भाषा प्रयोग की जाती थी, संस्कृत प्रयोग की जाती थी। ठीक है, आप लोग देख पा रहे हैं कि जो हमारी भाषा है, राष्ट्रभाषा हिंदी है। 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने इसे राजभाषा के रूप में स्वीकार किया और भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार भारत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि जो है देवनागरी है। ठीक है, और बात करते हैं जो लिपि किसे कहते हैं। तो यहाँ पे जो लिपि है तो प्रत्येक भाषा के कुछ निश्चित चिन्ह होते हैं। देखिए, आप कोई भी भाषा पढ़ेंगे, उर्दू पढ़ेंगे तो उर्दू में उल्टा लिखा जाता है। ठीक है, यानी कि दाएं से बाएं की तरफ लिखा जाता है और उसके चिन्ह होते हैं। इसकी कोई ध्वनि अलग ध्वनि होती है। तो मतलब कह सकते हैं कि प्रत्येक भाषा के कुछ निश्चित चिन्ह होते हैं। इन्हीं ध्वनि चिन्हों को ही भाषा का लिपि कहते हैं। यानी कि प्रत्येक भाषा की अलग अलग लिपियां होती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। और बात करते हैं हम बोली किसे कहते हैं। देखिए, छोटी है बातें लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर हम बात करें कि हिंदी, चलिए लिपि में ही थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा आप लोग। और हम बात करें जो लिपि है कि हिंदी, गुजराती व मराठी भाषा की लिपि कौन सी है, तो देवनागरी लिपि है। लिख लीजिएगा, हिंदी, गुजराती व मराठी भाषा की लिपि देवनागरी है। और पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। उसके बाद उर्दू की कौन सी लिपि है? उर्दू की जो लिपि है फारसी हो जाएगा। उर्दू की लिपि जो है फारसी हो जाएगा। तथा अंग्रेजी भाषा की लिपि जो है, अंग्रेजी का रोमन, अंग्रेजी भाषा की लिपि जो है रोमन। देवनागरी लिपि तथा गुरुमुखी लिपि का विकास प्राचीन ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है कि जो हिंदी, गुजराती, मराठी जो तीन भाषाएं हैं, इनका जो लिपि है देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि किस किस भाषाओं की हो गई? हिंदी, गुजराती, मराठी। और जो गुरुमुखी है किस भाषा की लिपि है? पंजाबी है।
अब हम बात करते हैं बोली की। बोली क्या होती है कि बोली जो है छोटी क्षेत्रों में बोले जाने वाली भाषा, यानी कि हम कह सकते हैं कि छोटी क्षेत्रों में बोले जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। बोली में साहित्य रचना नहीं होती, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बोलियां बोली जाती हैं। कहीं भोजपुरी है, कहीं खड़ी बोली है। इस तरह से अलग अलग जगहों पे अलग अलग बोलियां हैं। अवधी है, मेघाती है, भोजपुरी, मगधी, मैथिली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, छत्तीसगढ़ी, ये जब सभी क्या हैं बोलियां हैं जो अलग अलग देश जगहों पे बोली जाती हैं। अगर हम बात करें कि कितनी बोलियां हैं, तो पूरी वस्तुतः हिंदी के अंतर्गत अगर बात की जाए तो 5 उपभाषाएं हैं। कितनी उपभाषाएं हैं? 5 जो हैं उपभाषाएं हैं, तथा बोलियां जो हैं 17 क्या हो गई बोलियां। और उपभाषाएं कितनी हैं? उपभाषाएं जो भाषा के अंतर्गत भाषा होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं? उपभाषा। तो जो उपभाषा है, उपभाषा 5 तथा बोलियां जो हैं 17 होती हैं। तो बात करते हैं अब आगे व्याकरण की। व्याकरण क्या है? व्याकरण किसे कहते हैं? तो जिस शास्त्र के द्वारा हमें किसी भाषा के शुद्ध रूप को लिखने, बोलने और पढ़ने के नियम का ज्ञान होता है उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण कहते हैं। यहाँ पे रॉन्ग हो गया है, आप लोग लिखिएगा कहते हैं। क्या लिखिएगा? कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि व्याकरण के अंग। व्याकरण के अंग कौन कौन से हैं? तो व्याकरण की अंग की बात की जाए तो व्याकरण के मुख्य 3 अंग हैं। पहला है वर्ण विचार, शब्द विचार तथा वाक्य विचार। ठीक है। जो भाषा है, भाषा के मानक रूप को निर्धारित करने में जो सहायक व्याकरण हमें शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना बताता है। तो जब हम शुद्ध बोलेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे कब? जब हम जानेंगे कि व्याकरण के अंग, यानी कि अगर मनुष्य का शरीर है तो शरीर में हाथ, पैर, आँख, नाक, त्वचा, मतलब सभी अंग हैं जो अलग अलग कार्य करते हैं। तो उसी प्रकार जो व्याकरण है, तो व्याकरण के अंतर्गत हमें वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार आना चाहिए। तो हम बात करते हैं सर्वप्रथम कि वर्ण विचार क्या होता है। तो इसके अंतर्गत वर्णों से संबंधित उनके आकार, उच्चारण, वर्गीकरण आदि का उल्लेख किया जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं व्याकरण के अंतर्गत वर्ण के बारे में, वर्ण जो होता है किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। और वर्णों के सार्थक क्रम को वर्णमाला, इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। वर्णमाला जब पढ़ाएंगे तो उसमें जो है बहुत ही बारीकी चीज़ें बताएंगे। तो यहाँ पे समझिए इसके अंतर्गत जो वर्ण विचार है, उच्चारण, आकार, वर्गीकरण, ये 3 चीज़ जो है उल्लेख किया जाता है। और जो शब्द विचार है, शब्द विचार के अंतर्गत उनके भेद, शब्द के भेद, उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, रचना आदि का उल्लेख किया जाता है। आगे आता है वाक्य विचार। वाक्य विचार यानी कि इसके अंतर्गत वाक्य से संबंधित उनके भेद, विश्लेषण, संश्लेषण, रचना तथा शब्दों के वाक्य बनाने के नियम की जानकारी दी जाती है। और वर्ण की बात की जाए तो जैसे क है, ख है, इस तरह से अंग तक जो आता है ये सभी क्या है आपके वर्ण हैं। अ, ई, ये सभी भी क्या हैं? स्वर व्यंजन से मिलकर वर्ण बना है। ऐसी वर्णों के सार्थक मेल से बना है शब्द, और शब्द बन गया, शब्द के सार्थक समूह से बना क्या? वाक्य। ठीक। तो हम इस वीडियो में पढ़े कि भाषा के जो है कि अपनी भाव विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने वाला जो माध्यम है उसे ही हम भाषा कहते हैं। भाषा के 3 रूप होते हैं, लिखित है, मौखिक है तथा सांकेतिक भाषा है।
हालांकि दो ही रूप ज़्यादा देखने को मिलते हैं, लिखित भाषा तथा मौखिक भाषा। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा लिपि। लिपि एक ऐसा साधन है या चिन्ह है जिसके द्वारा अलग अलग जगहों पे अलग अलग लिपि का प्रयोग होता है। अलग अलग भाषा में अलग अलग लिपियाँ प्रयोग होती हैं। और बात की जाए व्याकरण किसे कहते हैं, तो हमने पढ़ा था कि जिस शास्त्र के द्वारा हमें किसी भाषा के शुद्ध रूप को लिखने और पढ़ने के नियमों का ज्ञान होता है उसे व्याकरण कहते हैं। और व्याकरण के 3 अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद।